Hello everyone, this is Krishan Kumar Sehrawat again. So today we will be going forward, and in last lecture I have covered up to here defining a structure and creating structure variables. These two topics I have covered already. Today we will study array of structures as per the syllabus of class 12th of Haryana Board of Secondary Education. Okay, so I am minimizing this syllabus today. And now this is our slide of array of structures. So let me review my last lecture today for in just within 2 minutes. Okay, so what I did is I explained what is a structure. Structure is a user defined data type which can have a number of elements with different data types. So with different data types, this word is important. And then for example, we took this structure, we will see in dev C++ editor. This was our structure here, structure student, character name, roll number and percentage. Okay, these three elements are having character, integer, float, data type respectively. Okay, so ये लेक्चर हम हिंदी में रिकॉर्ड करेंगे बिकॉज स्टूडेंट्स ऐसा ही चाहते हैं. ओके, तो इसके बाद क्या है कि हमने देखा था कि हमारे पास दो स्टूडेंट है, स्टूडेंट S1 S2, और हमने S1 का डाटा इनपुट कराया था कीबोर्ड से कंसोल के थ्रू, एंड S2 का डाटा भी इनपुट कराया और फिर दोनों को मेमोरी में स्टोर कराया यूजिंग सीन ऑब्जेक्ट ऑफ आई स्ट्रीम. ये सीन एक ऑब्जेक्ट है आई स्ट्रीम का जो कि इनपुट रिसीव करने के काम आता है थ्रू कंसोल यूजिंग कीबोर्ड. तो इस तरह सीन कराया S1 का डाटा भी और S2 का डाटा भी. डाटा मीन्स नेम, रोल नंबर एंड परसेंटेज ऑफ बोथ स्टूडेंट्स. ओके, लेकिन इस तरीके से हमने यहाँ पे फिर दोनों का डाटा स्टोर करा के एक मेमोरी लोकेशन पर, उस मेमोरी लोकेशन से हमने डाटा रीड किया और हमने उस डाटा को स्क्रीन पर, कंसोल स्क्रीन पर जो ब्लैक आउटपुट स्क्रीन होती है उस पर दिखाया. S1 डॉट नेम, S1 डॉट रोल नंबर, S1 डॉट परसेंटेज, इस तरीके से. याद रखने के लिए बता दूं, डॉट इज़ द ऑपरेटर जो कि एक्सेस करने के काम आता है किसी भी मेंबर वेरिएबल को स्ट्रक्चर ऑब्जेक्ट के थ्रू. ओके, आई होप दिस इज़ क्लियर अप टू नाउ. सो आज हम पढ़ेंगे एरे ऑफ स्ट्रक्चर्स. तो हम देखें तो हमने केवल 2 स्टूडेंट लिए थे लास्ट टाइम. हो सकता है एक क्लास में 50 स्टूडेंट हों, 100 स्टूडेंट हों. ओके, तो 50-100 के लिए अगर हम हर बार इस तरीके से काम करेंगे तो ये बहुत ही मतलब रिपीटेटिव टास्क होगा. हाँ, हम प्रोग्रामर की तरह हमें ऐसा सोचना चाहिए कि हमें कम से कम लाइन ऑफ कोड्स लिखनी पड़े, कम से कम स्टेटमेंट्स लिखनी पड़े अपने प्रोग्राम में, और काम वो 100 के लिए भी करे और 1000 के लिए भी करे. और इस तरीके से हमें ये कोडिंग करते वक्त सोचना चाहिए. तो ऐसा कैसे हो पाएगा? ऐसा अगर हम इसी तरीके से S1 S2 S3 करते रहे तो ऐसा इम्पॉसिबल है करना. ओके, हमें S3 के लिए भी डाटा इनपुट लेना पड़ेगा यूजिंग सी आउट एंड सी इन कीबोर्ड के थ्रू, और उसे स्क्रीन पर दिखाना भी पड़ेगा. तो हमें वही ये जो आई एम सेलेक्टिंग दोज लाइन, तो ये 6 लाइनें हमें हमेशा इनपुट के लिए लिखनी पड़ेंगी, और फिर ये बाद में हमें उन्हें दिखाने के लिए ये 4 लाइनें हमेशा दोबारा से लिखनी पड़ेंगी S3 S4 S5 S6 सब के लिए. तो ये जो हो रहा है ये हम एक अच्छी कोडिंग प्रैक्टिस नहीं है. ओके, तो इससे बचने के लिए हमारे पास एक नया फीचर आया कंप्यूटर साइंस C++ लैंग्वेज में, वो है एरे. एरे हम आपको पहले ही पढ़ा चुके हैं. एरे इज़ ए कलेक्शन ऑफ होमोजीनियस एलिमेंट्स. होमोजीनियस मीन्स सेम टाइप के. जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखें, एक हो सकता है इंट, और रोल नंबर्स ले लेता हूँ मैं इसमें, रोल नंबर 10, तो 10 रोल नंबर ले लिए मैंने इसमें. ठीक है, ये एक इंटीजर. इस यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, इंटीजर देखिए रिजर्व्ड कीवर्ड है, सो इसका कलर बैकग्राउंड एक्वा कलर, ब्लू कलर है.
इससे ये पता चलता है कि ये एक कीवर्ड है। स्टूडेंट कोई कीवर्ड नहीं है, स्टूडेंट हमारा यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप है, ये हमारा बिल्ट इन डाटा टाइप है। बिल्ट इन डाटा टाइप हमेशा कीवर्ड होते हैं, तो इस वजह से उसमें एक्वा कलर का बैकग्राउंड आ रहा है, और स्टूडेंट में आप देखिए कोई कलर बैकग्राउंड नहीं है, क्योंकि ये यूज़र डिफाइंड है। ओके, इसको हमने डिफाइन किया है। हाँ, वापस आते हैं एरे पर। तो इंट रोल नंबर 10। ओके, तो इसका मतलब यह है कि रोल नंबर हमें 10 स्टूडेंट के लिए, हमने 10 स्टूडेंट के रोल नंबर को स्टोर कराने के लिए मेमोरी के अंदर हमने जो मेमोरी रिज़र्व्ड की है, और कितनी मेमोरी रिज़र्व की है, वो 10 रोल नंबर स्टोर कराने के लिए रिज़र्व की है। एक रोल नंबर कितनी मेमोरी लेगा, जितना कि एक इंटीजर लेता है। क्यों? क्योंकि रोल नंबर जो है इंटीजर टाइप का है, हमने इंटीजर टाइप दिया है इधर लाइन नंबर 22 में देखिए आप। तो एक रोल नंबर एक इंटीजर लेता है 4 बाइट्स, तो 10 रोल नंबर को स्टोर कराने के लिए 40 बाइट्स हमें ज़रूरत पड़ेगी, 40 बाइट्स की। और ये जो मेमोरी अलोकेशन होगा, ये कंटिग्यूस मेमोरी अलोकेशन होगा, मतलब लगातार एक के बाद एक स्टोर होंगे। ठीक है, ये हमारे एरे होता था। तो जिस तरीके से हम इंटीजर एरे को स्टोर कर सकते हैं, इसी तरीके से हम स्ट्रक्चर एरे को भी स्टोर कर सकते हैं। अब S1 S2 S3 S4 ना लेकर मैं क्या करता हूँ कि एक ऐसा करता हूँ, S2 एक एरे बना देता हूँ, S2, और S2 के अंदर हम 10 स्टूडेंट का डाटा स्टोर कराएंगे। ठीक है, स्टूडेंट S2 10। तो इधर मैं क्या कर रहा हूँ, इस लाइन के अंदर अगर आप देखें, मैं वही काम कर रहा हूँ। मैं S2 10 मतलब 10 स्टूडेंट्स का डाटा, मैं 10 स्टूडेंट्स का डाटा स्टोर कराने के लिए मैंने मेमोरी रिज़र्व की है। मैं कंपाइलर को बताया कि वी नीड दिस मच ऑफ मेमोरी। इसको बोलते हैं स्टैटिक एरे। स्टैटिक एरे इट इज़ जस्ट स्टैटिक एरे बिकॉज हम कंपाइलर को कंपाइल टाइम पे पता है कि कितनी मेमोरी एलोकेट करनी है। इसकी मेमोरी हम ना तो बाद में बढ़ा सकते हैं ना घटा सकते हैं, तो ये एक एरे है। तो अब इसमें आप देखोगे तो 10 स्टूडेंट के लिए हमने मेमोरी रिज़र्व की है, और 10 स्टूडेंट कितनी मेमोरी लेंगे अपना डाटा स्टोर कराने के लिए, जितना कि एक स्टूडेंट लेता है उससे 10 गुना। और एक स्टूडेंट कितनी मेमोरी लेता है स्टोर कराने के लिए, ये हम कैसे पता कर सकते हैं कि हम ये देखेंगे कि एक स्टूडेंट के अंदर है क्या क्या। एक स्टूडेंट के अंदर क्या क्या है, एक स्टूडेंट के अंदर ये 3 मेंबर वेरिएबल हैं, इनको हम मेंबर वेरिएबल बोलते हैं, जो कि एक स्टूडेंट के अंदर होते हैं। ओके, तो एक तो नाम है जो कि 32 बाइट का है। 32 बाइट का क्यों है? क्योंकि कैरेक्टर है। कैरेक्टर कितनी बाइट का होता है? 1 बाइट का। 1 बाइट का कैरेक्टर और 32 कैरेक्टर हैं नाम के अंदर, तो 32 बाइट तो ये हो गए 32 मीन्स। रोल नंबर 4 बाइट का है क्योंकि इंटीजर है, तो 32 + 4 = 36। अगेन फ्लोट परसेंटेज कितनी बाइट रिजर्व चाहिए? 4 बाइट्स। सो 36 + 4 40 बाइट्स। तो मैंने लास्ट टाइम भी कैलकुलेशन बताया था कि ये 40 बाइट्स, यहाँ पे आप देखोगे इस लाइन में मैंने लिखा था कि मेमोरी लोकेशन 40 बाइट्स का होता है। ठीक है, इससे ये सिर्फ फॉर वन स्टूडेंट के लिए था, 1 स्टूडेंट। अब हमने यहाँ पे इसी तरीके के 10 स्टूडेंट ले लिए। अब आप देख रहे हो, तो 10 स्टूडेंट कितने लेंगे? 400 बाइट। ओके, 40 × 10, तो 10 स्टूडेंट लेंगे 400 बाइट। अभी हम थोड़ा प्रेजेंटेशन से मैं आपको इनका मेमोरी अलोकेशन समझाता हूँ पहले, बाद में हम इसको देखते हैं यूजिंग प्रोग्राम। ओके, तो ये आप देख चुके हो पहले ही, डिफाइनिंग स्ट्रक्चर पहले ही पढ़ चुके हो, और किस तरीके से डिफाइन करते हैं ये उसका एग्जांपल। और हाँ, टुडे हमारा फोकस है एरे ऑफ स्ट्रक्चर। तो हमने एक 10 स्टूडेंट का एरे बनाया। अभी आपने देखा स्टूडेंट 10 लिखा मैंने, तो 10 स्टूडेंट का इंडेक्स कहाँ से शुरू होगा? एरे का इंडेक्स हमेशा 0 से शुरू होता है, मैंने बताया था आपको। तो 0 से कहाँ तक जाता है? साइज -1 तक। साइज कितना? 10 -1 = 9। तो 0 से स्टार्ट होता है, साइज -1 तक जाता है। सो इधर आप देखो स्टूडेंट 0, स्टूडेंट 1, स्टूडेंट 2, 3, 4, 5, 6, 7 अप टू 9। ओके, ये टोटल कितने हो गए? 0 से 9 तक 10 हो गए, क्योंकि गिनती 0 से शुरू हो रही है, 9 तक जा रही है। ओके, और ये जो ग्रीन कलर में आप देख रहे हो ऊपर, जहाँ पे अभी मेरा कर्सर है, यहाँ पर ये वो मेमोरी एरिया है कंप्यूटर
रैम के अंदर जहाँ पर हमारा डाटा स्टूडेंट्स का स्टोर होगा। ये पहला स्टूडेंट, यहाँ पर अगर आप देखें, ओके जस्ट वेट, ओके सो यहाँ पर अगर आप देखें ये स्टूडेंट 0, ये जो ऑरेंज कलर में जो आप लाइंस देख रहे हैं ये मेमोरी एड्रेस हैं। मेमोरी एड्रेस मीन्स हर मेमोरी का एक एड्रेस होता है, ओके जिससे कि हम उस मेमोरी को एक्सेस कर पाते हैं। एड्रेस नहीं होगा तो मेमोरी को एक्सेस नहीं कर पाएंगे, ओके वो हम जब पॉइंटर्स पढ़ेंगे तब हम आपको समझाएंगे किस तरीके से ऐसा होता है। तो अभी के लिए अज्यूम कीजिए आप कि जो पहला बाइट है जो इस मेमोरी का, उसका एड्रेस 1020 है और हर बाइट का एक एड्रेस होता है। जब हम पढ़ते हैं, जब हम मेमोरी की स्टडी करेंगे तो उसमें पता चलेगा हर बाइट का एक एड्रेस है। अभी जो इसमें जो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है स्टूडेंट 0 का जो फर्स्ट बाइट है उसका 1020 है, जो सेकंड होगा उसका होगा 1021, थर्ड 1022, इस तरीके से हमारा ये मेमोरी होगा। तो फर्स्ट बाइट का सपोज कीजिए 1020 है। अभी हम एक पहले स्टूडेंट 0 को पढ़ लेते हैं। अभी आप यहाँ पे आइए, स्टूडेंट 0, स्टूडेंट 0 के अंदर कितनी चीज़ें हैं? 3, नेम 32, रोल नंबर एंड परसेंटेज। नेम 32 में हमने राजवीर सिंह इनपुट किया। राजवीर सिंह अगर आप देखो तो नेम के अंदर आया है, रोल नंबर के अंदर हमने 25 दिया, परसेंटेज इज ए फ्लोट वेरिएबल सो वी कैन गिव द डेसिमल वैल्यू एज वेल हेयर। 74.40 हमने यहाँ पर डेसिमल वैल्यू दे दी। अब आप देखो कि मैंने बताया था पहले स्टूडेंट का एड्रेस कितना है 1020 इसमें, तो इसका 1020 एड्रेस हो गया, ओके। तो अब यहाँ पे ये पहला जो नाम ले रहा है वो कितना स्पेस ले रहा है 32 बाइट, तो 1020 प्लस 32 कितना हो गया 1052, 1052। यहाँ पर देखेंगे तो ये 1052 हो गया, क्योंकि जो नाम का साइज़ है वो 32 बाइट है, ओके इसलिए ये 1052। जो अब जो नेक्स्ट जो रोल नंबर स्टोर होगा वो 1052 पर स्टोर होगा, तो ये कितना लेगा 4 बाइट, 1052 प्लस 4, इसके 4 बाइट रिजर्व हो गए और वहाँ पर 25 स्टोर हो गया। फिर उसके बाद 1000 प्लस 4, 1052 प्लस 4 इज इक्वल टू 1056, ओके। यहाँ पर आपका नेक्स्ट जो वेरिएबल है परसेंटेज वो स्टोर होगा 1056, ओके। 1056 में आप प्लस 4 करोगे तो ये होगा 1060। अब 1060 यहाँ कहीं होगा, ओके। तो यहाँ पर स्टूडेंट ऑफ 1 स्टोर है, STU1 1060 पर स्टोर है। 1056 प्लस इसमें 4 प्लस करेंगे 1056 में तो हमारे पास 1060 आएगा, जो कि स्टूडेंट ऑफ 1 का पहली बाइट का एड्रेस होगा। स्टूडेंट 1 का बेस एड्रेस बोलते हैं हम इसको, हाँ जो पहली बाइट का एड्रेस होता है उसको हम कहते हैं बेस एड्रेस। तो स्टूडेंट 0 का बेस एड्रेस है 1020, स्टूडेंट 1 का बेस एड्रेस है 1060। तो यहाँ पर आप देखो तो दोनों में कितनी बाइट का अंतर आया है, टोटल 40 बाइट्स का। और मैंने आपको बताया था कि अभी थोड़ी देर पहले जब टोटल हमने कैलकुलेट किया था, यहीं से हम देख सकते हैं एक जस्ट सेकेंड, मैंने आपको समझाया था यहाँ पे कैलकुलेट करके कि जो एक स्ट्रक्चर होगा उसका जो साइज होगा वो 40 बाइट्स होगा। आई होप कि तुम्हें याद है ये। तो यहाँ पे भी अगर आप देखें, जब इसका बेस एड्रेस 1020 है पहले स्टूडेंट का, तो उसके बेस एड्रेस में हम 40 बाइट्स प्लस करेंगे तो क्या आएगा 1060। तो हमारा जो नेक्स्ट स्टूडेंट है वो 1060 पे स्टोर होगा। फिर उससे जो नेक्स्ट स्टूडेंट है वो जो 1060 है उसमें 40 बाइट्स प्लस करेंगे वो आएगा 1100, वो वहाँ पर स्टोर होगा। इस तरीके से ये जो ये मेमोरी एड्रेस हैं हर स्ट्रक्चर, ये बेस एड्रेस हैं हर स्टूडेंट का 1020, 1060, 1100, 1140, 1180, 1220, दीज आर द बेस एड्रेस ऑफ एवरी एलिमेंट ऑफ द एरे, जो हमने ये एरे डिक्लेयर किया था स्टूडेंट्स का। तो और हर
बेस एड्रेस में आप जो अंतर देखोगे अगले में से पिछले में, 1060 से में से 1020 माइनस करोगे तो 40 बाइट्स है। ये एक स्ट्रक्चर का साइज़ है। 1100 में से 1060 माइनस करोगे तो ये भी 40 बाइट्स है, ये भी एक स्ट्रक्चर का साइज़ है। तो इसी तरीके से +40 करते करते हम सारे स्ट्रक्चर का बेस एड्रेस हम जानते हैं और हमें ये पता है कि एक स्टूडेंट का 40 बाइट्स यूज़ होगा स्टोर करने के लिए। ओके, तो आई होप कि तुम्हें मेमोरी एलोकेशन ऑफ एरे समझ आ गया है और स्ट्रक्चर को भी, एक स्ट्रक्चर के एलिमेंट को भी हमने एक्सप्लेन कर दिया। स्टूडेंट ऑफ 0 इस तरीके से स्टोर होगा, उसका विद इन द स्ट्रक्चर मेमोरी एलोकेशन और मेमोरी एड्रेस किस तरीके से होंगे। नेम 32, फर्स्ट इस नेम का बेस एड्रेस हो गया 1020, आप यहाँ पर देख रहे थे ऊपर, क्योंकि ये तो पहला ही वो मेंबर वेरिएबल है 1020। दूसरा मेंबर वेरिएबल का रोल नंबर, उसका एड्रेस क्या होगा। इस 1020 में इस जो पहला मेंबर है उसका जो साइज़ है वो ऐड करने से इसका साइज़ क्या है 32 बाइट्स। सो 1020 में 32 बाइट ऐड करेंगे तो 1052 आ जाएगा। 1052 में रोल नंबर का साइज़ ऐड करेंगे, रोल नंबर का साइज़ कितना 4 बाइट्स, तो हमारे पास परसेंटेज का बेस एड्रेस आ जाएगा। परसेंटेज का बेस एड्रेस मिल गया 1056। अब इस स्टूडेंट 1 की, स्टूडेंट 0 की जो परसेंटेज है, 0th स्टूडेंट, मतलब कि आम भाषा में कहें तो पहला स्टूडेंट, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कहेंगे तो 0th स्टूडेंट जो है हमारा, क्योंकि 0 से शुरू होती है प्रोग्रामिंग C++ में। ओके, जो काउंट, जो एरे का इंडेक्स हम गिनते हैं वो 0 से गिनते हैं। तो अगर आप इसका 1056 में परसेंटेज का जो साइज़ है वो ऐड कर देंगे। परसेंटेज का साइज़ मीन्स फ्लोट का साइज़, क्योंकि इसका डाटा टाइप फ्लोट है, फ्लोट का साइज़ होता है 4 बाइट्स। तो 1056 प्लस 4 बाइट्स हो गया 1060। तो जो 1060 हमारे पास आया है ये अगले स्टूडेंट का बेस एड्रेस हो गया। तो 1060 ये है, देखो स्टूडेंट 1, तो इसमें अगला स्टूडेंट का जो नाम होगा वो स्टोर होगा इस एड्रेस पर। 1060 में 32 बाइट प्लस करेंगे 1092 आएगा। ओके, रोल नंबर 26 हमने स्टोर कराया, इसे रणवीर सिंह है, पहला राजवीर सिंह था। रोल नंबर स्टोर कराया 26 1092। ओके, तो इसमें 1092 में अगर आप रोल नंबर का साइज़ देखें तो 4 बाइट, तो इसमें 4 बाइट जमा करेंगे तो वो 1100 दे देगा, जो परसेंटेज का बेस एड्रेस होगा। सेम अगर ओके, देयर इज़ ए मिस्टेक, 1092 में हम एड्रेस प्लस करेंगे तो इट विल बी 1096। ओके, दिस इज हियर इज ए मिस्टेक, आई एम करेक्टिंग इट। ओके, आई एम करेक्टिंग इट यूजिंग पेन। अच्छा हुआ ये मिस्टेक हुआ, इससे आपको, दिस इज रॉन्ग, राइट विल बी 1096। ओके, क्योंकि 1092 प्लस 4 इज इक्वल टू 1096, और जो 1100 होगा वो नेक्स्ट स्टूडेंट का एड्रेस है। यहाँ पर अगर आप देखें ये नेक्स्ट स्टूडेंट का एड्रेस है। ओके, इसी तरीके से ये भी 1100 भी 40, ये स्टूडेंट 2 भी 40 बाइट ऑक्यूपाई करेगा, तो 1100 प्लस अगर हम 40 करें तो हमारे पास कितना आएगा 1140, जो कि स्टूडेंट 3 का एड्रेस है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से मेमोरी एलोकेशन होता है एरे ऑफ स्ट्रक्चर्स में। ये भी कंटिग्यूस मेमोरी एलोकेशन है, इसमें कोई भी बाइट बीच में खाली नहीं है, ये पूरा मेमोरी एड्रेसेस हैं। ओके, यहाँ से यहाँ तक, इसमें अगर आप देखोगे बीच में एक भी बाइट खाली नहीं है, एक भी बाइट खाली नहीं है, इसीलिए इसको बोलते हैं कंटिग्यूस मेमोरी एलोकेशन। यही एरे की खासियत है, वो कंटिग्यूस मेमोरी एलोकेशन में स्टोर होते हैं। ओके, और ये सेम टाइप के एलिमेंट होते हैं, तो एलिमेंट भी यहाँ पर हमारे सेम टाइप के हैं, सारे के सारे स्टूडेंट हैं, ऐसा नहीं है कि एक स्टूडेंट है और दूसरा टीचर है। ओके, इसमें आप देखोगे सारे के सारे स्टूडेंट हैं,
सारे के सारे स्टूडेंट कैसे हैं, उनके पास 3 चीज़ें, एक नाम है उनका, एक उनका रोल नंबर है, और दूसरा उनकी क्लास में जितनी परसेंटेज आई थी लास्ट क्लास में वो है। और तो हमारे सारे वेरिएबल कैसे हैं, एक जैसे हैं, एक जैसे हैं, होमोजेनियस एलिमेंट हैं, कंटिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन है। सो दिस इज़ व्हाट द डेफिनेशन ऑफ एरे। ओके, तो हम समझ गए कि एरे ऑफ स्ट्रक्चर होता क्या है। अब हम देखेंगे इसे प्रोग्राम में कैसे यूज़ करते हैं। सो अब हम इसका एग्जाम्पल, तो ये था हमारा लास्ट क्लास में जो प्रोग्राम था। तो इसमें देख रहे हो आप एरे का यूज़ नहीं कर रहे। अगर हम S1 S2 S3 S4 यूज़ करते जाए तो ये स्टेटमेंट हमें बार बार लिखनी पड़ेगी, बार बार लिखनी पड़ेगी, तो दिस इज़ रॉन्ग। ओके, तो मैंने पहले से एक प्रोग्राम बना रखा है, तो आप इसमें देखिए एक स्टूडेंट ले रखा है जैसा कि पहले ले रखा था, सेम है एकदम। ओके, यहाँ पे हम इनको हटाएंगे, इसको हमें नहीं चाहिए अभी S1 S2। ओके, मैंने एक 5 जिससे कि ज़्यादा वक्त ना लगे इनपुट और आउटपुट दिखाने में, इसलिए मैंने सिर्फ 5 ही एरे साइज़ लिया है। ओके, इसको हम 500 भी कर सकते हैं, 5000 भी कर सकते हैं, तो डैट इज़ नॉट एन इशू। समझने के लिए हमने सिर्फ 5 लिया है। ओके, ये एंट्री पॉइंट होता है किसी भी प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन का, मेन फंक्शन है, यहीं से प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन शुरू होता है। फिर अगर हम आगे देखें, एंटर द डिटेल्स ऑफ स्टूडेंट S1, ये हमारा पहला स्टूडेंट है, तो इसका जो डिटेल होगा, अब हम इसको 5 है तो कैसे पहचानेंगे कि कौन सा कैसे है। तो ये स्टूडेंट 0, स्टूडेंट 1, स्टूडेंट 2, स्टूडेंट 3, स्टूडेंट 4, स्टूडेंट 5, अगर हम देखना चाहें यहाँ से आप देखिए, तो हमने बस इतना ही लिया है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, 0 से लेकर 4 तक, 0 1 2 3 एंड 4, ये हमारे 5 स्टूडेंट हैं। ओके, इनका हम डाटा कंप्यूटर से इनपुट कराएंगे, कीबोर्ड के थ्रू यूज़र से इनपुट कराएंगे, इसको हम बोलेंगे कंसोल इनपुट। कंसोल इनपुट की जो शॉर्ट फॉर्म है वो है, कंसोल से C आया है, इनपुट से इन आया है, इसको बोलेंगे C इन। C इन का यूज़ करके हम यूज़र से इनपुट रिसीव करेंगे। ओके, ओके, सो अगर आप अब यहाँ पर देखें तो मैंने बताया था कि एरे में कैसे यूज़ करते हैं। स्टूडेंट 0, तो स्टूडेंट 0 डॉट नेम, पहले स्टूडेंट का नाम है, 0th स्टूडेंट का नाम। एंटर रोल नंबर, स्टूडेंट 0 डॉट रोल नंबर, स्टूडेंट 0 डॉट परसेंटेज। सेम है, स्टूडेंट 0 डॉट नेम, स्टूडेंट 0 डॉट रोल नंबर, स्टूडेंट 0 डॉट परसेंटेज। हम इनको प्रिंट भी करा सकते हैं। ओके, अभी ऐसे ही हम स्टूडेंट 1 का भी कर सकते हैं, तो अभी चाहे तो हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको कॉपी करें और ठीक है, ये कॉपी किया और यहाँ पे आके पेस्ट कर दिया। ओके, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, जहाँ जहाँ 0 था वहाँ वहाँ 1 कर दीजिए। ओके, 1 इस तरीके से, 1 1, ये स्टूडेंट 1 है। ओके, ऐसे हमें 4 तक करना है, 1 1। लेकिन क्या ये सही कर रहे हैं हम? दिस इज़ आल्सो रॉन्ग प्रैक्टिस। इस तरह के हमें 2 का करना पड़ेगा, 3 का करना पड़ेगा, 4 का करना पड़ेगा। हम कोड को बार बार लिख रहे हैं, सेम कोड को, सेम नंबर ऑफ लाइन है, हम बार बार लिख रहे हैं, तो ये गलत लिख रहे हैं हम। मान लो 100 का करना पड़ जाए तो हमें 100 बार लिखना पड़ेगा, तो दिस इज़ रॉन्ग, सो आई एम डिलीटिंग इट अगेन। हम ऐसा नहीं करेंगे, दिस इज़ रॉन्ग प्रैक्टिस। ओके, तो हमने बस कोड एक ही बार लिखा है, अभी इस कोड को हम बार बार यूज़ करेंगे। तो कोई भी काम हमें जब बार बार करना होता है, आई हैव टॉट यू अर्लियर कि वी नीड टू यूज़ अ लूप। वी हैव 3 काइंड्स ऑफ लूप, 3 तरह के लूप होते हैं, एक फॉर लूप, एक वाइल लूप और तीसरा है डू वाइल लूप। ओके, तो हम देखेंगे कि हमारा, हम यहाँ पे चलो फॉर लूप का यूज़ करते हैं, फॉर ओके, while is easy to understand, let's use while. Okay, while
जहाँ पे एक कंडीशन लगाते हैं, एक काउंटर ले लेते हैं, ओके, इंट आई ले लिया, ओके, और उसमें ज़ीरो उसका इनिशियलाइजेशन हो गया, ओके। और वाइल आपको पता है यहाँ पे क्या लगाते हैं हम, कंडीशन लिखते हैं, ओके। कंडीशन हमेशा चेक होगी यहाँ पे, ओके। और ये जो काम है जो ब्रैकेट के अंदर हम लिखने जा रहे हैं, ये काम हमें बार बार कराना है। हमें बार बार क्या कराना है, बार बार हमें इनपुट लेना है। किसका इनपुट लेना है बार बार, बार बार हमें स्टूडेंट्स का इनपुट लेना है, ओके। और ये हमारी कंडीशन हो गई, और हमें एक इंक्रीमेंट भी करना है बीच में, तो ये हम इंक्रीमेंट कर देते हैं आई प्लस प्लस, ये हमारा आई है तो आई प्लस प्लस। अब हम कंडीशन क्या लगाएंगे दोस्तों, कंडीशन वो जो होनी चाहिए, आई की वैल्यू 0 से कहाँ तक जाएगी, 4 तक जाएगी। आई स्मॉलर देन इक्वल टू 4 क्या है, 5 से एक छोटा है तो 5 लिखेंगे हम यहाँ पे। 5 क्या है, 5 है साइज इसका, जो भी हमारा साइज है हम लूप, ये स्टूडेंट का हमारा साइज है, एरे का साइज 5 है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 5। और ये कहाँ से कहाँ तक चलेगा, आई स्मॉलर देन 5। स्मॉलर देन 5 मतलब 0 से स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि आई की वैल्यू 0 है और आई की स्मॉलर देन 5, तो ये लूप चलेगा 0 से लेकर 5 तक। नो, 0 से लेकर 4 तक चलेगा, ये 5 तक नहीं जाएगा, क्योंकि कंडीशन है 5 से छोटा होना चाहिए। तो जो 5 है वो 5 से छोटा नहीं है, 5 से छोटा जो है वो सिर्फ 4 है, तो ये 4 तक ही चलेगा, 5 तक नहीं चलेगा ये लूप जो है, ओके। दिस इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन। तो इसमें हम अगर देखें, एंटर डिटेल्स ऑफ स्टूडेंट, ओके, एंटर फुल नेम, तो यहाँ पे हम स्टूडेंट 0 का नेम ले रहे थे, ओके। हम लेंगे हम स्टूडेंट आई का नाम, आई का रोल नंबर, स्टूडेंट आई का रोल नंबर, और स्टूडेंट आई की परसेंटेज। आई की वैल्यू क्या है, 0, यहाँ पे प्रिंट करा देते हैं। एंटर द डिटेल्स ऑफ स्टूडेंट नंबर, कौन सा नंबर होगा, नंबर 0 वगैरह तो लिख नहीं सकते, ओके। स्टूडेंट नंबर आई हमारा नंबर है, स्टूडेंट नंबर 0, स्टूडेंट नंबर 1, स्टूडेंट नंबर 2, ऐसे लिखते हैं इसको, स्टूडेंट नंबर की बजाय ऐसे। एंटर द डिटेल्स ऑफ स्टूडेंट, यहाँ पे ब्रैकेट में पता चल जाएगा कि कौन सा स्टूडेंट है, स्टूडेंट 0, स्टूडेंट 1, स्टूडेंट 2, स्टूडेंट 3, स्टूडेंट 4 तक जाएगा। ये हमारा लूप हो गया। सेम वे हमें प्रिंट कराने के लिए भी पहले तो हम इनपुट ले लेंगे, ये काम हो गया हमारा इनपुट का। यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं कमेंट्स में, इनपुट द डिटेल्स ऑफ 5 स्टूडेंट्स फ्रॉम 0 to 4, फ्रॉम 0 से 4 तक की हमारी वैल्यूज इनपुट हो गई। अब हमें इसको आउटपुट भी दिखाना है, तो यहाँ से हो जाएगा, अगर हमें यहाँ पे एक लूप लगाना है, हमें आउटपुट द डिटेल्स, प्रिंट द डिटेल्स ऑफ 5 स्टूडेंट्स फ्रॉम 0 to 4। तो प्रिंट कैसे करेंगे मित्रों, तो हम इसमें स्टूडेंट 0 लेंगे, फिर स्टूडेंट 1 को प्रिंट करेंगे, फिर स्टूडेंट 2 को, फिर 3 को, फिर 4 को। ये तो हो जाएगा लंबा काम अगर यही चीज़ें लिखते रहे। तो इसमें भी यहाँ पे भी हमें चीज़ों को बार बार कराना है, किसी कोड को बार बार रिपीट कराना है एग्जीक्यूशन में, तो उसका लूप तरीका है। उसको हम बार बार कैसे कर सकते हैं कि हम एक लूप लिखें, लूप के अंदर उन स्टेटमेंट्स को लिखें, ओके। सो वाइल लूप यूज़ करेंगे, इधर भी हम वाइल कंडीशन लगाएंगे इधर, ओके। कंडीशन आप लोग बताइएगा क्या होती है, कंडीशन आप देखिएगा। तो कंडीशन हम पहले आई को इनिशियलाइज भी कर लेंगे, आई 0 से चलेगा इस बार भी,
ज़ीरो से कहाँ तक चलेगा, ज़ीरो से चलेगा पहले ये हमें स्टेटमेंट जो है ये वाली, ये जो 4 स्टेटमेंट लिखी हैं, ये हमें 4 स्टेटमेंट को रिपीट कराना है बार बार। ये हम चाहते हैं कि बार बार एग्जीक्यूट हों। ओके, ये 4 स्टेटमेंट हैं, ये हमारे वाइल लूप के अंदर हैं। तो 4 स्टेटमेंट रिपीट हों, और कब तक रिपीट हों, आई की वैल्यू 0 से लेकर कहाँ तक चले, आई की वैल्यू 0 से लेकर 5 तक चले, 5 तक भी नहीं, 5 से एक कम 4 तक चले, तो आई स्मॉलर देन 5। तो आई का इंक्रीमेंट होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो हमारा लूप ये घूमता ही रहेगा, इंक्रीमेंट नहीं होगा तो। ओके, और जहाँ भी आप 0 देख रहे हो वहाँ लिखो आप आई। ओके, डिस्प्लेइंग द इंफॉर्मेशन ऑफ स्टूडेंट 0, स्टूडेंट 0 की जगह स्टूडेंट आई लिखी है, और यहाँ पे आई को प्रिंट करा लीजिए आप, ये हमारा आई भी प्रिंट हो जाएगा। ओके, अभी हम देखते हैं कि आउटपुट कैसा आता है। ओके, यस, वी आर यूजिंग scene.get, तो एवरी टाइम वी नीड टू क्लियर द सी इन बफर। ओके, this I will teach you later. Last time also I said same, but this time also you please hold on for this. इस बार भी मैं आपको sync फंक्शन के बारे में नहीं बताऊंगा। ओके, तो basically its basic function is, you can understand like this is used to clear the input buffer. That's what you need to understand right now. इनपुट बफर को क्लियर करने के काम आता है, और अगर हम इसको यूज़ नहीं करेंगे तो इसमें कुछ परेशानी आएगी प्रोग्राम में। हम scene.get जो फंक्शन है उसको यूज़ नहीं कर पाएंगे, तो उसको यूज़ करने के लिए हमें सिंक का भी यूज़ करना पड़ेगा। ओके, फाइन। तो हम अब देखते हैं कि हमारा ये प्रोग्राम रन कैसे करता है। ओके, मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये हमारा IO स्ट्रीम जो हमें सी आउट और सी इन की फैसिलिटी देती है, नेम स्पेस एसटीडी के अंदर ही होते हैं सी आउट सी इन। ये हमने एक स्ट्रक्चर बनाया जिसके 3 मेंबर वेरिएबल हैं, जो कि पहले बता चुका हूँ। 5 हमने स्टूडेंट के मेंबर स्टूडेंट वेरिएबल बना दिए। स्टूडेंट के जो वेरिएबल हैं ये 5 हैं हमारे पास, ये जो कि एक एरे टाइप है, जिसका साइज़ कितना होगा, 40 बाइट्स एक का होता है, तो 40 × 5 हो जाएगा। तो साइज ऑफ टोटल एरे विल बी इक्वल टू 40 × 5, मतलब 200 हो गया। 4 × 5 = 20, तो एक 0 आगे पीछे 200 हो गया। ओके, तो अभी आगे देखो, इनपुट i = 0, i smaller than 5, ये सब मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। यहाँ पे इनपुट ले लिया 5 स्टूडेंट का, यहाँ पे ये लूप एक के बाद घूमता रहेगा। ओके, तो मैं एक इसमें ब्रेक पॉइंट लगा लेता हूँ। जैसे ये घूमेगा तो यहाँ पे रुकेगा एक बार, यहाँ पे लगाते हैं एक। ओके, जिससे कि आपको पता रहे कि ये 5 बार चला है कि नहीं चला है। एक ही जब हम प्रिंट करेंगे तो एक हम यहाँ पर भी एक ब्रेक पॉइंट लगा लेते हैं। ओके, सो लेट्स रन इट। आई एम सेविंग इट वंस अगेन, आई एम कंपाइलिंग इट नाउ। मैं कंपाइल कर रहा हूँ। कंपाइल किया तो आप नीचे देखोगे एरर्स कितने हैं, 0। ब्रेक पॉइंट मैं बता देता हूँ। ब्रेक पॉइंट का मतलब होता है कि जहाँ पर एग्जीक्यूशन रुक जाए और हमारा इंतज़ार करे कि हम इसको कब रन करेंगे। ये हमें प्रोग्राम का फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन समझने के लिए काम आता है। इसका यूज़ करेंगे तो हमें ढंग से समझ में आएगा। अदरवाइज़ हम बिना ब्रेक पॉइंट के भी प्रोग्राम को रन कर सकते हैं, वो एक ही बार में रन हो जाएगा बिना रुके। ओके, तो हम चाहेंगे कि हम प्रोग्राम को ढंग से समझें, तो मैंने 2 ब्रेक पॉइंट लगा लिए। एक और ब्रेक पॉइंट लगा लेता हूँ जिससे आपको पता चले कि एंट्री कहाँ से हो रही है। ओके, सबसे पहले देखिएगा आप, ये यहाँ आके रुकेगा क्योंकि ये एंट्री पॉइंट है। फिर ये यहाँ आके रुकेगा वाइल के अंदर, और 5 बार रुकेगा इसके अंदर। क्योंकि ये वाइल के अंदर है तो ये ब्रेक पॉइंट कितनी बार आएगा, 5 बार आएगा।
एक बार यहाँ आ गया, फिर दोबारा दूसरा आइटरेशन आएगा लूप का, आइटरेशन में दूसरा चक्कर आएगा, लूप का दूसरा चक्कर आया, दूसरा आइटरेशन आया, फिर दूसरी बार फिर रुकेगा, फिर तीसरी बार, फिर चौथी बार और फिर पांचवी बार रुकने के बाद फिर ये आगे पहुंचेगा यहाँ, फिर ये यहाँ जाके रुकेगा, फिर 5 बार ये यहाँ पे रुकेगा और फिर इसको ऐसे ये काम करता रहेगा। ओके, तो हम अब रन करते हैं ज़्यादा देर ना करते हुए। कंपाइल हम कर चुके हैं, लेट्स रन इट। ओके, एंटर द फुल नेम। अब देखो, एंटर द डिटेल्स ऑफ स्टूडेंट आई। ओके, I0। फुल नेम मैं डालता हूँ राम, एंड द रोल नंबर आई। इट इज़ नॉट गेटिंग स्टॉप्ड, वेट, आई एम क्लोजिंग इट नाउ। We need to select the right compiler. Okay, I am changing the compiler, I am recompiling it. Okay, कंपाइलर चेंज, हम डीबग भी जब करना चाहेंगे, ब्रेक पॉइंट वगैरह का जब भी यूज़ करना चाहेंगे तो हमें ये जो यहाँ पर कंपाइलर है वो चेंज करना पड़ेगा, डीबग का कंपाइलर का यूज़ करना पड़ेगा। ओके, तो मैंने किया कंपाइल दोबारा से और फिर इसको करते हैं हम रन, और रन करा, अभी भी ये नहीं रुका है शायद। ओके, दिस इज नॉट गेटिंग स्टॉप्ड, वी नीड टू चेक व्हाट इज द इशू। ओके, क्योंकि मैंने रन किया, मुझे रन नहीं करना, आई एम सॉरी, मुझे रन नहीं करना था, मुझे करना डीबग। ये डीबग है यहाँ पे F5, डीबग मुझे करना है। ओके, सो हमने किया डीबग। ओके, तो हमारा जो ये हमारा आउटपुट विंडो है, इसको मैं यहाँ पर रख देता हूँ। तो जब भी हम डीबग करते हैं तो ओके, तो ये रुक गया, पहला कहाँ रुक गया है, यहाँ पे रुक गया। ब्लू कलर दिखाता है कि ये रुका कहाँ पे है। ये लाल रंग जो ब्रेक पॉइंट लगाए थे इनको बोलते हैं हम ब्रेक पॉइंट, और ये जो ब्लू कलर है, जो डार्क ब्लू कलर है, इसको बोलते हैं हम एक्टिव ब्रेक पॉइंट। मतलब ये अभी कहाँ पे रुका हुआ है, तो अभी रुका हुआ है यहाँ पे इंट i = 10, ये क्योंकि स्टूडेंट वाला इसने एग्जीक्यूट किया। ओके, सो नेक्स्ट लाइन करता, वाइल पे आया, फिर नेक्स्ट लाइन किया, फिर इसने ये प्रिंट किया सी आउट एंटर द डिटेल्स ऑफ स्टूडेंट। तो इसने पहले स्टूडेंट की डिटेल मांगी, सी आउट एंटर द डिटेल्स ऑफ स्टूडेंट I0। ओके, अब ये मांग रहा है फुल नेम। तो फुल नेम क्या है भाई, फुल नेम है कृष्ण। ये जब तक हम इसको एक बार नेक्स्ट नहीं करेंगे ये रुका रहेगा यहाँ पे। एक बार नेक्स्ट लाइन करो, हो गया नेक्स्ट लाइन। सो अभी इसने इनपुट ले लिया, इसको दोबारा देते हैं, कृष्ण कुमार सहरावत। ओके, दिस इज माय नेम। तो ये पहले स्टूडेंट का नाम है, फुल नेम। फिर से रुक गया ये, अभी हम इसको रन करते हैं। ओके, हम एक एक स्टेटमेंट देखने का टाइम नहीं है, मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ जिससे लगातार रन हो। ये कंटिन्यू किया। ओके, अब ये मांगेगा रोल नंबर, मैं रोल नंबर देना 23। ओके, परसेंटेज मांगा, इसने मैंने दिया, परसेंटेज आया मेरा 65.60। ओके, अब ये कह रहा है एंटर द डिटेल्स ऑफ स्टूडेंट 1। ये पहले स्टूडेंट की डिटेल ये प्रिंट करवाना चाह रहा है। ओके, पहले 0 था, अब देखो यहाँ पे 1 है। ओके, आई होप आपको ये फॉन्ट विजिबल होगा। ओके, तो अभी हम ये फिर से एक ब्रेक पॉइंट पे, क्योंकि वाइल के अंदर हमने एक ब्रेक पॉइंट लगा रखा है परमानेंट, तो ये बार बार वहाँ पे आके रुक रहा है। ओके, तो वी नीड टू प्रेस कंटिन्यू अगेन। ओके, तो अब ये मांग रहा है नाम हमसे, नाम हम देंगे दूसरा रणवीर सिंह। ओके, इसका रोल नंबर हमने दिया कितना, 24 रोल नंबर, और परसेंटेज दिया इसका 87। ओके, 0.20 एंड डिटेल्स ऑफ स्टूडेंट S2। अभी वापस से यहाँ पे आके रुक गया, देखो दोबारा से लाइन नंबर 21 पे, ये तीसरी बार आया लाइन नंबर 22 पे। हम इसको फिर से कंटिन्यू करेंगे और फिर देखेंगे ये फिर आएगा लाइन नंबर 22 पे। एंटर रोल नंबर, एंटर नेम, सो मैं डाल दूँ राजवीर। ओके, राजवीर सिंह। रोल नंबर कितना है
25 रोल नंबर आ गया। इसके बाद परसेंटेज इसकी मान लो आई 79.30। और ये देखो फिर से आप देख रहे हो नीचे ब्लू कलर में एक्टिव ब्रेक पॉइंट, ये वाइल लूप के अंदर लाइन नंबर 21 पे फिर से चौथी बार आया है, क्योंकि ये 3 लिखा है। 3 मतलब चौथी बार आया है। 0 से स्टार्ट हुआ था पहली बार, फिर 1 पे आया, फिर 2 पे आया, फिर 3 पे आया। तो फिर से मैं इसको कंटिन्यू करूँगा, यहाँ से कंटिन्यू कर दिया। रोल नंबर फुल नेम अभी हम देखेंगे इसमें, दैट्स इज सपना। ओके, सपना सिंह। ओके, आई हैव रिटन दिस। ओके, रोल नंबर इसका रोल नंबर है 26 रोल नंबर। परसेंटेज कुछ भी डाल देते हैं, 69% 62.40 परसेंटेज। फुल नेम मांग रहे हैं दोबारा से, और दोबारा से हमारा जो बैकग्राउंड है यहाँ पे, ये हमारा 5वीं बार अटका है यहाँ पर। तो दोबारा से हम कंटिन्यू करेंगे और फिर देखेंगे कि फुल नेम क्या है। इसका नाम दे देते हैं हम कुछ भी, लास्ट है तो लेट्स से SAN संतोष। ओके, सो रोल नंबर विल बी इक्वल टू 25 है, 26 27 इज़ द रोल नंबर। परसेंटेज आप देख लीजिए 45.80। और ये अभी हम 5 की एंट्री हो चुकी है। ओके, और ये हम पहली बार इसमें अटके हैं, i = 0 से i = 5। सो डिस्प्लेइंग इन्फॉर्मेशन फॉर स्टूडेंट i 0 के लिए ये दिखा चुका है। 0 पे कौन था? कृष्ण कुमार सहरावत था सबसे पहला, तो 0 इसने दिखा दिया। रोल नंबर 23 65.6 इसने वो दिखा दिया। अभी हम इसको कंटिन्यू करेंगे तो ये हमसे आगे की बातें पूछेगा। कंटिन्यू कर दिया हमने इसको। ओके, कंटिन्यू किया और हमने देखा कि ये दोबारा से वहीं पे आके अटक गया। अभी इनपुट तो देना ही नहीं है। तो जैसे ही कंटिन्यू किया, देखो कृष्ण दिखाने के बाद दूसरा हमने इनपुट दिया था रणवीर सिंह, ये 1 लिखा है स्टूडेंट आई के बाद। अगर आप देखें तो उसका रोल नंबर, उसका परसेंटेज दिखा दिया। ओके, फिर से अगर हम कंटिन्यू करें और फिर से अगर हम देखें तो 2 राजवीर सिंह किया था, रोल नंबर 25 79.3 परसेंटेज, वो 2 पे भी दिखा दिया। फिर से अगर कंटिन्यू करें तो तीसरा था सपना सिंह, ये तीसरा मतलब इसके प्रोग्रामिंग के हिसाब से तीसरा, इन जनरल चौथा। 0 1 2 थर्ड पे हम पहुंच गए हैं। सपना सिंह 26 1.4। अभी हम नेक्स्ट देखते हैं कंटिन्यू। ओके, कंटिन्यू किया हमने, जस्ट वेट। ओके, आई थिंक ये हमारा लास्ट वो था। जो सपना सिंह के बाद हमारा संतोष आता स्क्रीन पर, और संतोष हमें दिखाई देता। तो दिखाई देने के बाद वो जो है मतलब स्क्रीन जो है डिसअपीयर हो गई है, क्योंकि वो उसका जो काम था वो ख़त्म हो चुका, डेव C++ का जो आउटपुट विंडो थी, तो इसलिए अब वो स्क्रीन जो है डिसअपीयर हो गई है। तो वंस अगेन आई एम ब्रीफिंग दिस। आपने देख लिया कि एरे किस तरीके से स्टोर होते हैं। यहाँ पे ये स्लाइड, आई थिंक आप इसको पॉज करके इस स्लाइड को ड्रॉ कर सकते हैं। एरे ऑफ स्ट्रक्चर्स, एरे क्या होता है आपको पता है, स्ट्रक्चर आपको पता है क्या होता है, और स्ट्रक्चर का जो इकट्ठा करके हम ग्रुप बनाएं तो उसको बोलते हैं एरे ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, तो एरे ऑफ स्ट्रक्चर को हमने प्रोग्राम में देख लिया कैसे करते हैं। प्रोग्राम में मैं आपको एक बार फिर दिखा देता हूँ, स्क्रीन शो टॉस बार। ये देखिए प्रोग्राम, ये एक हमारा वो था स्टूडेंट रोल नंबर, स्टूडेंट का स्ट्रक्चर। यहाँ पे मेमोरी एलोकेशन होता है, जहाँ पे हमने ये किया ना, यहाँ पे होता है मेमोरी एलोकेशन लाइन नंबर 14 पर, कि भाई 5
स्टूडेंट के लिए कितनी चाहिए, 200 बाइट चाहिए, क्योंकि एक के लिए 40 चाहिए। तो 200 बाइट का जो मेमोरी एलोकेशन होता है वो यहाँ पे होता है। यहाँ पे बस हम इसका एक डेफिनेशन तैयार करते हैं कि हमारे जो स्टूडेंट बनेंगे वो इस तरीके के होंगे। ये हमारी डाटा टाइप डेफिनेशन है, यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप, जो कि स्टूडेंट को हमने बनाया है स्ट्रक्चर की मदद से। ये यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप है। यहाँ पे हम सिर्फ डेफिनेशन ऑफ डाटा टाइप दे रहे हैं, कोई मेमोरी एलोकेशन नहीं हो रहा है यहाँ पे। आई एम रिपीटिंग इट अगेन, कोई भी मेमोरी एलोकेशन लाइन नंबर 4 से 9 के बीच में नहीं हो रहा है, ये सिर्फ डेफिनेशन है। मेमोरी एलोकेशन होता है यहाँ पर लाइन नंबर 14 में, जब जब हम डिक्लेयर करते हैं उसको। ये डिक्लेरेशन जो कहते हैं ना हम, मैंने पहले बता रखा है डिक्लेरेशन क्या होता है। डिक्लेरेशन wherever we do it allocates the memory for the variable। ओके यहाँ पे स्टूडेंट 5 वेरिएबल है, इनके लिए मेमोरी लोकेशन है। इसको चाहते तो हम 50 भी कर सकते हैं, जितना मर्जी चाहे कर सकते हैं। ओके आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। फॉर एनी कमेंट्स, फॉर एनी डाउट्स, यू कैन कमेंट मी on the channel itself under the video section. Okay, thank you so much, thank you for watching it, bye bye.